अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपको हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश। मैं हूं आपकी होस्ट इरम काशिफ और आज जिस टॉपिक को हम आज डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि अक्सर और बेशतर हम शिकायत सुनते हुए नज़र आते हैं कि हमें खून की कमी हो गई है, यानी एनीमिया हो गया है। एनीमिया है क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, कौन सी ऐसी डाइट है हम उसको शामिल करके अपनी ग़िज़ा में इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं, ये सब आज डॉक्टर साहब से जानेंगे। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की जानिब चलूँ, आपसे हमेशा की तरह कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरम, और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थोड़ा डिटेल में हमें बताइए कि ये एनीमिया है क्या। खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो इसको हम क्योंकि ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और रेड सेल के अंदर जो आरबीसीज होते हैं, हीमोग्लोबिन होती है जो कि ये सारा काम कर रही होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है इसकी। तो मर्दों के अंदर 13.5 से अगर कम है हीमोग्लोबिन, 13.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो हम एनीमिया कंसीडर करेंगे। और ख़वातीन में अगर 12 से कम है तो यानी कि मर्दों में 13.5 और ख़वातीन में 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर है तो हम इसको एनीमिया कंसीडर करते हैं कि ये खून की कमी है। एक बात याद रखें कि अगर पानी की जिस्म में कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, कि पसीना निकल गया या आपने बहुत पानी नहीं पिया, उस वक्त अगर आप ब्लड चेक कराएंगे तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा आता है। बेहतर यह है कि जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जाएं तो आपने पानी अच्छी तरह पिया हो ताकि एक नॉर्मल उसकी रेंज आ जाए। जब लोग ब्लड देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो तकरीबन 1.5 से 3 महीने के अंदर वो ब्लड बन जाता है, यानी कि तकरीबन इतना टाइम लगता है, 6 to 12 वीक्स। तो उसमें जो है ये जो ब्लड आपने दिया है ये कंप्लीट हो जाता है, बॉडी के अंदर आ जाता है। अमूमन जब बॉडी को ऑर्डर मिलता है ब्लड बनाने के लिए तो 7 दिन लगते हैं मैच्योर होने के अंदर, आरबीसीज को और हीमोग्लोबिन बनने में, और फिर उसके बाद रिलीज़ होने के अंदर। तो ये एक तरीका है। आम तौर पे जो ब्लड की लाइफ है बॉडी के अंदर वो 100 से 120 दिन है, यानी कि जो ब्लड आज बन रहा है ये 100-120 दिन के बाद फिर नया बन जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर नया बनना शुरू हो जाएगा। तो ये एक जनरल पब्लिक के लिए एक एवरेज रेंज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं यह जानना चाहूँगी कि खून की जो कमी है उसकी क्या वजूहत होती है। एनीमिया क्यों होता है, खून की कमी क्यों होती है, इसको आप ब्रॉडली अगर देखें तो 2 रीज़न्स हैं, 2 वजह हैं। या तो ब्लड लॉस हो रहा है, कहीं पे ब्लड ज़ाया हो रहा है, और दूसरे ब्लड कम बन रहा है। तो हम इनको दोनों को सेपरेट तरीके से देखते हैं कि ब्लड लॉस क्यों हो रहा है। आम तौर पे ख़वातीन में जो मंथली पीरियड्स होते हैं इसके अंदर ब्लड लॉस होता है। जो कुछ लोगों को पीरियड ज़्यादा होते हैं, हैवी पीरियड्स होते हैं या काफ़ी अरसे तक चलते रहते हैं, तो उनमें ब्लीडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। दूसरे जो अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, ख़वातीन के पीरियड भी ज़्यादा हो रहे हैं और डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं, तो उनको एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे के जो मर्द हजरात हैं उनको इसलिए होता है कि पाइल्स हो, बवासीर जिसको कहते हैं। बवासीर बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। कभी ये ज़ाहिर होती है तो रेड ब्लड नज़र आ रहा था स्टूल के अंदर, और कभी छुपी हुई होती है और अब ब्लड रिस रहा होता है। कभी मैदे में अल्सर हो, कभी आंतों में अल्सर हो, तो इन सब की वजह से भी जो है ब्लड रिस रहा होता है लेकिन नज़र नहीं आता। वो स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड अगर आप चेक कराएं तो स्टूल के अंदर पता चल जाता है कि हाँ ब्लड लॉस हो रहा है। तो अमूमन ख़वातीन में पीरियड्स की वजह से और मर्दों में बवासीर की वजह से होता है। कुछ चीज़ें हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाती हैं जो कि जिनमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनती है, फिर वो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, सिकल सेल एनीमिया है, इनके अंदर फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर ब्लड लॉस होता है, जैसे मलेरिया है, मलेरिया के अंदर भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। और भी कुछ वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, कुछ मेडिसिन हैं जिनकी वजह से ये ब्लड लॉस हो सकता है। तो एज अ होल देखें तो एक तो अगर कोई चोट लग जाए तो वो तो एक ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वजह से ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस होने के अंदर एक तो अगर कहीं ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई या ऑपरेशन हो गया,
और उसके अलावा फीमेल्स में पीरियड्स की वजह से, मर्दों में आमतौर पे पाइल्स या बवासीर की वजह से होता है। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि बॉडी में खून ना बनने की क्या वजूहत होती है? अब यह है कि खून की कमी जो है वो क्यों होती है, खून बन क्यों नहीं रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर केसेस इसी के होते हैं। तो एक बात देखें कि मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, आप भी बहुत इजीली समझ जाएंगे। ब्लड बनता है बोन मैरो के अंदर, इनके जो खून जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों का जो रेड गूदा होता है तो उसके अंदर बनता है। बीच में तो नली होती है जो वाइट कलर की होती है, ये तो फैट बन जाती है चर्बी चिकनाई में, लेकिन जो हड्डियाँ हैं उनके जो सिरे होते हैं उनमें रेड बोन मैरो होता है, रेड कलर का जो है वो, तो उसके अंदर जो है वो ब्लड बनता है। ब्लड बनता कैसे है? जब भी हमारे जिस्म में खून की कमी होती है या रूटीन के अंदर जो एक अल्लाह ताला का सिस्टम है, तो हमारी किडनी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं उसको। वो किडनी से, हमारे गुर्दों से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, वो बोन मैरो को मैसेज करता है कि आप ब्लड बनाएं। बोन मैरो उस मैसेज को देखते हुए 3 चीज़ें लेता है, एक आयरन, एक विटामिन B12 और एक फॉलिक एसिड। इन तीनों से मिला के, और भी सारे विटामिन वगैरह मिला, लेकिन मेनली ये 3 चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके ब्लड बनना शुरू हो जाता है। अब आप समझ जाएं कि क्या हो सकता है। अगर किडनी ख़राब हो जाए, आम तौर पर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट के जो है किडनी कमज़ोर होते हैं, और इसी वजह से उनको जब किडनी कमज़ोर होते हैं एरिथ्रोपोइटिन कम रिलीज़ होता है और खून की कमी हो जाती है। तो जितने भी किडनी के पेशेंट हैं इनमें आपको नज़र आएगा कि खून की कमी होती है। कभी तो हम खून की कमी से भी किडनी डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं। उसके बाद जब अगर किडनी सही है तो उसके बाद बोन मैरो पे आ जाते हैं कि बोन मैरो खुद सही काम कर रहा है कि नहीं। कभी एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं कि बोन मैरो फेल हो जाता है, कि उसका अपना फंक्शन फ्लॉप हो जाता है। बहुत सारे रीज़न है उसकी कि आपके पास सब कुछ है लेकिन बोन मैरो काम ही नहीं कर रहा है, इसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। या फिर ये कि बोन मैरो के पास जो न्यूट्रिशन है, जो चीज़ें जिससे ब्लड बनता है वो नहीं है, आयरन नहीं है, बॉडी के अंदर आयरन कम है, या फॉलिक एसिड कम है, या B12 कम है। तो अगर देखा जाए तो किडनी फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, बोन मैरो का अपना फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, आयरन इम्पॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है, B12 इम्पॉर्टेंट है। इनकी कमी की वजह से खून की कमी होती है और यही हम ब्लड में चेक कराते हैं। व्यूवर्स, आज हेल्थ ऑन विद डॉक्टर इनाम दानिश में हम डिस्कस करें एनीमिया यानी खून की कमी, जो अक्सर और बेशतर हमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में नज़र आ रही होती है। वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ अलामात पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ अब मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे सबसे पहले मैंने आपसे जाना कि वजह क्या होती है, क्यों खून नहीं बनता जिस्म में, तो ऐसी कौन सी डाइट है जो हम अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं जिसकी वजह से खून बन सकता है, इस पर ज़रा आप रोशनी डालिएगा। अब वो ग़िज़ाएँ जिनमें आयरन या फॉलिक एसिड होता है या B12 होता है, अमूमन गोश्त जो कि मटन या बीफ कुछ भी, तो हर किसी भी किस्म का गोश्त है, ख़ास तौर पर लिवर जो कलेजी होती है, इसके अंदर बहुत आयरन होता है। फ़िश है, फ़िश आप ले सकते हैं। वो तमाम फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर पे सेब है और केला है, अनार है, ड्राई फ्रूट हैं, इसके अंदर भी हो सकता है। सब्जियों में ख़ास तौर पे पालक और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक बैलेंस डाइट हो जिसके अंदर गोश्त भी हो, सब्जियां भी हों, फ्रूट भी हों, तो इन सब चीज़ों से ब्लड बनता है। इनमें आयरन भी होता है, फॉलिक एसिड भी होता है और B12 भी होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ ये बताइए कि क्या सिम्टम्स होते हैं कि पता चले कि इंसानी जिस्म में खून की कमी हो रही है? जहाँ तक डायग्नोसिस का ताल्लुक है, एक तो सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं CBC के ज़रिए कि हीमोग्लोबिन है कितना, और फिर उसके अंदर हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल का साइज़ चेक करते हैं कि रेड ब्लड सेल का साइज़, कि अगर साइज़ छोटा है, नॉर्मल है, ये बड़ा है, उससे भी कुछ बीमारियों का आइडिया हो जाता है। जैसे आयरन अगर कम हो तो रेड ब्लड RBC जो रेड सेल है उसका साइज़ छोटा होता है, इसको हम माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें, तो हम एक तो CBC में देख लेते हैं। इसी में फिर हम देखते हैं कि प्लेटलेट कितने हैं, वाइट सेल कितने हैं। अगर किसी पेशेंट की तीनों लाइनें कम है, कि रेड सेल भी कम है, वाइट सेल भी कम है, प्लेटलेट भी कम है, तो हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि बोन मैरो काम नहीं कर रहा है।
एप्लास्टिक एनीमिया वगैरह को जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं। उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन चेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे क्रिएटिनिन इसीलिए देखते हैं कि और अब तो EGFR यानी कि वो भी इसी से लैब वाले कंसिडर कर कैलकुलेट करके दे देते हैं। उससे भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि क्रिएटिनिन और EGFR से कि रीनल फंक्शन कैसा है, कि किडनी कमज़ोर है तो चांसेस है। इसी तरीके से आयरन चेक करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आयरन के जो स्टोर हैं वो फेरेटिन की शक्ल में होते हैं, तो हम पहले वो स्टोर चेक करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को, मुझे एनीमिया के पेशेंट को वर्कअप करना है, ब्लड टेस्ट कराना है, तो मैं उसका कराऊंगा, एक CBC कराऊंगा, क्रिएटिनिन कराऊंगा, यूरिया कराऊंगा और साथ में सीरम फेरेटिन, ताकि आयरन के स्टोर देखने के लिए B12 लेवल करा के देख लूँगा, फॉलिक एसिड करा के देख लूँगा। ये सब करना ज़रूरी है। अगर देखें इसके बगैर हम जब तक डायग्नोज ना करें, सिर्फ एनीमिया का ट्रीटमेंट करें कि भाई आयरन की टैबलेट लेने, हो सकता है कि आयरन की ज़रूरत ही ना हो बॉडी के अंदर, फॉलिक एसिड की ज़रूरत हो, B12 की, तो पहले कंफर्म करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, जिस चीज़ की कमी है वो दें तो फ़ायदा होगा। सर डॉक्टर साहब, एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर हमें जाना चाहिए? जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, अमूमन जो है एक तो ग़िज़ाएँ जो मैंने आपको बताई हैं, तो टैबलेट फॉर्म के अंदर भी हम देते हैं। पहले तो ये कंफर्म कर लें कि किस चीज़ की कमी है। अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो फॉलिक एसिड दे देते हैं, B12 की कमी है तो B12 दे देते हैं, आयरन की कमी है तो आयरन दे देते हैं, और अगर सभी चीज़ें कम है तो फिर कॉम्बिनेशन भी आते हैं। जैसे टैबलेट हाइब्रिड फॉलिक आती है, उसके अंदर B12 भी है, आयरन भी है, फॉलिक एसिड भी है, तो ये हम दे देते हैं। कुछ लोग जो है टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि आयरन की जो मेडिसिन, इनसे एसिडिटी होती है, तो उनको सीने में जलन होती है, पेट में दर्द होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों में तो आयरन के इंजेक्शन हम देते हैं, जैसे वीनोफर के इंजेक्शन आते हैं, वो हम दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, उनमें एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इंजेक्शन की शक्ल में आता है, सबकुटेनियस देना होता है, जैसे इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं। तो अगर पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है तो एरिथ्रोपोइटिन देंगे, आयरन कम है तो आयरन टैबलेट या इंजेक्शन की शक्ल में दे देंगे, B12, फॉलिक एसिड, ये आमतौर पे टैबलेट। ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं हम, ब्लड जो है वो कब सोचते हैं कि ब्लड लगाना चाहिए? अमूमन जब हीमोग्लोबिन अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या इससे ज़्यादा है तो ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। 7 से कम अगर हो तो अमूमन ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। हार्ट के पेशेंट को हमारी कोशिश होती है कि हीमोग्लोबिन 10 के करीब हम रखते हैं। अगर हार्ट पेशेंट नहीं है तो 7 के ऊपर भी आप टैबलेट से या इंजेक्शन के ज़रिए कर सकते हैं। 7 से कम अगर हो हीमोग्लोबिन तो फिर हम ट्रांसफ्यूजन के बारे में सोचते हैं। दूसरे ये कि अगर किसी का ब्लड लॉस है तो भी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, और अगर किसी का हीमोग्लोबिन 7 से कम है तो भी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। ट्रांसफ्यूजन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो बेहतर ये है कि पेशेंट को टैबलेट के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए उसकी कमी पूरी करके हीमोग्लोबिन को नॉर्मल लेके आया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज के टॉपिक को भी हमेशा की तरह आपने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मेरा आपका साथ आज के शो में यहीं तक। नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और अगर किसी टॉपिक के हवाले से आप भी चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, अपने शो में डिस्कशन करें डॉक्टर साहब से, तो वो कमेंट में आप हम लिख कर हमें बता सकते हैं। अपनी होस्ट इरम काशिफ को हेल्थ जोन में डॉक्टर इनाम दानिश से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।